एक लड़का जो दुबई में काम करता है और इसी बीच उसकी शादी हो जाती है। फिर वो दुबई जाता है, फोन करके उसकी पत्नी बोलती है कि तुम्हारे बिना मेरा दिल ही नहीं लग रहा। तो वो लड़का सोचता है कि बहुत दिन तक काम कर लिए, छोड़ो ये काम को, अब चलते हैं अपने देश, ताकि वो अपनी पत्नी के साथ वक्त बिता सके। क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उसका वहां पर मन ही नहीं लग रहा था। लेकिन वो कंपनी, जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी का बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला था। लेकिन कंपनी वाले ने एक ऐसा आइडिया लगाया, उसकी पत्नी को ही वहां पर बुला लिया ताकि वो अपनी पत्नी के साथ वहां पर रह सके और उनका काम भी होता रहे। लेकिन कहते हैं ना, कितना भी पैसा कमा लो लेकिन अपनी पत्नी को गल्फ कंट्री में नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर सुरक्षित नहीं रह पाती। दोस्तों, उसको भी इसी बात पे डर लग रहा था, लेकिन उसकी मालिक की नजर एक दिन उसकी पत्नी पे पड़ गई। उसके बाद वह उस पर दीवाना हो गया। दोस्तों, बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर कहानी है, आपको जरूर सुनना चाहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे मुझको मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों के लिए सच्ची और अच्छी कहानियां लाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है, वह 2003 से बतौर इलेक्ट्रीशियन काम करता था। वह एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन था। कई बिल्डिंगों में बतौर वो हेड इलेक्ट्रीशियन काम करता था। और दोस्तों, इसी बीच 2012 में 10 साल उसको दुबई में काम करते हुए हो गया था और उसका उम्र भी 30 साल हो गया था। तो उसने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे। लेकिन वो सोचा कि इतने सारे पैसे कमाने की क्या फायदा, अभी तक उसने शादी भी नहीं किया। तो वो छुट्टी लेके घर पे आता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम संध्या होता है उससे शादी करता है। लेकिन उसके बाद वो और उसकी पत्नी संध्या एक साथ प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे दिन बहुत ही जल्दी गुजर जाते हैं। पता ही नहीं लगा कि उसको 3 महीना कैसे गुजर गए और उसकी छुट्टी भी खत्म हो गई। तो संध्या को उसके मायके छोड़ देता है और अब वो दुबई चला जाता है। और दुबई जाने के बाद उसका और संध्या का दिल ही नहीं लग रहा था। तो संध्या फोन करके कहती है कि आप मुझको छोड़ के कहाँ चले गए, आपके बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता। तो सुनील कहता है कि जैसा तुम्हारा हाल है वैसा ही मेरा हाल है। तो संध्या कहती है कि आप जल्दी से छुट्टी लेकर वापस आ जाइए। तो सुनील कहता है कि अभी तो मुझको आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो छुट्टी तो ये 2 साल बाद मिलेगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। तो संध्या कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी छुट्टी लेकर आप आ जाओ। तो सुनील सोचता है कि मेरा भी उम्र 30 साल हो चुका है, अभी तो मैंने शादी किया है, इतना ज्यादा पैसा कमा कर मैं क्या करूंगा, अपनी पत्नी को ही टाइम ना दे पाऊँ। तो दोस्तों, ये बात वो अपने मालिक से कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरा हिसाब कर दीजिए। क्योंकि वो 10 साल से वहाँ पे रह रहा होता है, तो उसका फंड वगैरह कट रहे थे, 2-2.5 लाख बन रहे थे। उसने सोचा कि ये पैसे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और मैं घर जाऊंगा, वहीं पे कुछ काम करूंगा। लेकिन यह रास्ता उसके लिए आसान नहीं होता है। वह जाकर मैनेजर से जाकर बोलता है कि मुझको घर जाना है, मुझको छुट्टी चाहिए। जो मैनेजर होता है वो अपने जाकर शेख से कहता है। तो एक बंदा है जिसकी शादी हो गई है, वो अपनी पत्नी के लिए जाना चाहता है, लेकिन वो हमारे लिए काफी उपयोगी बंदा है, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रीशियन उसका कोई जवाब ही नहीं है। वो नहीं रहेगा तो हमारा काफी सारा काम रुक जाएगा। तो शेख कहते हैं तो उसको रोको, ऐसा करो कि तुम उसकी पत्नी को ही यहाँ पर बुला लो। लेकिन मैनेजर कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गल्फ कंट्री होता है जिसका कानून बहुत ही सख्त होता है। लेकिन जो गल्फ कंट्री का रूल होता है, यानी कि कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है या फिर बड़े पोस्ट पर है, यानी कि जिसकी कमाई 2 लाख या फिर 4 लाख या फिर 6 लाख मंथली है, वही अपनी पत्नी को वहां पर रख सकता है, क्योंकि उन लोगों का स्टेटस कोई गरीब बंदा आकर खराब ना करे। इसीलिए उन लोगों ने ऐसा नियम बनाया था। तो सुनील का एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया जाता है और उसको भेजा जाता है उसके गांव। वह लेकिन सुनील की फर्जी इंजीनियर की डिग्री बनवाया जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी को अनुमति मिल जाता है वहां पर आने की। संध्या का पासवर्ड बनवाया जाता है। उसके बाद सुनील अपने गांव जाता है। अब दोस्तों, संध्या को दुबई जाने का मौका मिल रहा था और संध्या बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो खुशी खुशी दुबई जाती है। वहाँ पर जाते हैं, उन लोगों के लिए वहाँ पर बेहतरीन फ्लैट का इंतज़ाम किया गया था। उसके 2-3 दिन के इंतज़ाम के बाद सुनील फिर से काम पे जाता है। अब तो मौज ही मौज होगा, वह मैनेजर को कहता है। अब तो सुनील ये बात सुनकर बिल्कुल ही डर जाता है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि कोई भी अपनी पत्नी को लेकर जाता है वहाँ पर
तो शेख वगैरह लोग हड़प लेते हैं और उनके साथ बहुत ही गलत काम करते हैं। तो ये सुनकर सुनील भी घबरा जाता है। तो सुनील कहता है कि सर क्या घर पे आएंगे, आपको कहीं बाहर ही पार्टी दे देते हैं, कहीं भी आप कहो। तो वह बोलता है नहीं भाई, हम तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हारी पत्नी के हाथों के खाना खाएंगे, क्या तुम बाहर के खाना खिलाओगे, मैं तो हर रोज ही बाहर खाना खाता हूँ। अब दोस्तों सुनील कहता है कि ठीक है, किस दिन आप आएंगे। तो पारस कहता है कि शुक्रवार के दिन ही छुट्टी रहता है, तो उसी दिन हम आएंगे। तो दोस्तों शुक्रवार का दिन आता है। सुबह से ही सुनील और संध्या उनके लिए बहुत तरीके के खाना बनाते हैं और उसके बाद शाम को 8 बजे पारस रेड्डी और उनके 2 दोस्त शाम को उनके फ्लैट में आते हैं और आकर हॉल में बैठ जाते हैं। अब दोस्तों खाने पीने का इंतजाम यही उनके सामने एक से एक प्रकार के खाना उनके पास लेके जाया जाता है। वह लोग खाते हैं और पीने वगैरह का भी इंतजाम किया गया था। वह लोग खाते हैं और पीने वगैरह का भी इंतजाम कर रखी थी और वह लोग पीते हैं और रात के 11 बजे तक पार्टी चलती रहती और वो लोग इतने पीते हैं कि वो लोग नशा में हो जाते हैं। और जो पारस रेड्डी होता है वो कहता है कि यार सुनील, तू अपने पत्नी का मुंह ही नहीं दिखाया। तो सुनील कहता है कि सर क्या देखेंगे, वो तो गांव देहात की कल्चर की है, उसको शर्म आती है, वो तो घूंघट में ही रहती है। दोस्तों सुनील अपनी पत्नी को बचाना चाह रहा था कि वो लोग उसका चेहरा ना देख पाए। तो पारस रेड्डी होता है जो जिद पे ही अड़ जाता है कि मुझको उसका चेहरा देखना ही देखना है। कहता है नहीं भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा, हम तो मुंह देख के ही जाएंगे। अब दोस्तों चूंकि वो मैनेजर था, उसका मालिक था और उसके साथ जो 2 लोग थे वो भी बड़े लोग थे, तो वो हार मानकर जाता है अपनी पत्नी के पास। कहता है कि चलो अब तुम्हारा चेहरा देखेंगे। तो दोस्तों वो आती है और उनके सामने खड़ी होती है। तो जो पारस होता है तो उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। कहता है कि बहुत खूबसूरत है तुम्हारी पत्नी, काश मेरी भी ऐसी होती। जब ये बात संध्या सुनती है तो शर्मा जाती है। उसके बाद वापस जाने लगती है। तो पारस कहता है कि रुको, कहाँ जा रही हो। तो पारस अपने जेब से एक सोने की चेन निकाल कर और वो संध्या को देने लगता है। तो सुनील कहता है कि अरे सर ये क्या कर रहे हैं, आप रहने दीजिए। तो पारस कहता है कि नहीं भाई, मैं तो मुंह दिखाई दे रहा हूँ। और उसके बाद चैन उसके हाथ में थमा देता है। तो उसके बाद वो घर में चली जाती है। उसके बाद ये लोग रात के 12 बजे सुनील के घर से निकलते हैं और वो अपने अपने डेरे पे चले जाते हैं। और उसके बाद सुनील और संध्या खाना पीना खाते हैं। उसके बाद संध्या कहती है आज के बाद से इसको अपने घर पे नहीं लाइएगा, यह आदमी मुझको ठीक नहीं लगता। कहती है अब हुआ तो हुआ, अगले बार से ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मुझको बहुत डर लगता है, मुझको ये सब में बहुत ज़्यादा डर लगता है। सुनील कहता है कि डरने की तो बात है ही, हम लोग दूसरे देश में आए हैं, यहाँ पे हम लोगों को कोई जानने वाला भी नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत भी होए, कोई हमारे को मदद करने वाला भी नहीं है। तो उसके बाद सुनील कहता है कि आखिर जाने दो, ये पारस रेड्डी हमारे ही देश के हैं, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तो उसके बाद दोनों लोग खाना वाना खाकर सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुनील काम पे जाता है। तो दूसरे दिन पारस सुनील के पास आता है, कहता है कि भाई तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही ज़्यादा दमदार थी और खाना भी बहुत अच्छा बनाया था, इसीलिए मैं तुम्हारा हर फ्राइडे को तुम्हारे घर पे खाने आऊँगा। तो ये सुनकर सुनील तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नाराज़ भी हो जाता है कि तो सुनील कहता है कि ठीक है सर, आप आइएगा। उसके बाद सुनील घर पे जाता है और अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है और चुपचाप खाना वाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन संडे के दिन सुनील अपने काम पे चला जाता है। कुछ देर के बाद संध्या के घर पे डोरबेल बजता है। तो संध्या सोचती है कि ये कौन है, आ गया मेरे घर पे। तो संध्या जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि संध्या पारस को देखकर चौंक जाती है और संध्या कहती है कि सर मेरे पति तो अभी घर पे नहीं है, वो गए हैं काम करने। पारस भी कहता है कि मुझको भी मालूम है, सुनील अपने डेरे पे काम करने गए हैं। तो पारस कहता है कि क्या तुम मुझको घर के अंदर नहीं बुलाओगी। तो संध्या मन में सोचने लगती है अगर मैं इनको नाराज करके यहाँ से जाने दूँ तो ये बड़े लोग हैं, मेरे पति के साथ कुछ गलत कर सकते हैं। तो यही सोचकर पारस को अपने घर के अंदर बुला लेती है। आगे आगे संध्या चलती है, पीछे पीछे पारस आ जाता है। पारस आकर सोफे पे बैठ जाता है और संध्या एक रूम में चली जाती है और रूम में जाकर फौरन अपने पति के पास फ़ोन करती है फ़ोन करके कहती है कि आपके सर हमारे रूम पे आ गए हैं। सुनील बोलता है कि वो कहाँ कैसे वहाँ पे चले गए।
तो संध्या बोलती है कि मुझको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कैसे भी करके आप यहाँ पे आ जाइए। तो कहता है सुनील, तो मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ। तो संध्या कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मुझको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप कैसे भी करके आ जाइए। तो संध्या फ़ोन रख कर जाती है पारस को देखने की, पारस आखिर क्या कर रहे हैं। तो जाकर देखती है तो देखती रह जाती है, आखिर ये पारस ये यहाँ पे रो क्यों रहे हैं। और उसको रोता देखकर वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहीं से खड़ी होकर उसको देखने लगती है। लगभग 1 घंटे हुए होंगे, उसके बाद सुनील वहाँ पे चला आता है और सुनील आकर पूछता है कि संध्या से पूछता है कि आखिर सर रो क्यों रहे हैं। तो संध्या बताती है कि सर जब से आए हैं तब से रोए जा रहे हैं। सुनील सर से जाकर पूछता है कि आखिर सर आप रो क्यों रहे हैं। तो पारस और भी ज़्यादा तेज में रोने लगता है। तो सुनील को कुछ समझ में नहीं आता, फिर पूछता है कि सर आखिर आप क्यों रो रहे हैं। तो पारस अपने बारे में बताता है जिसको आपको सुननी चाहिए। तो पारस कहता है मेरी भी तुम्हारी बीवी की तरह एक खूबसूरत बीवी थी, लेकिन मैं पैसे के पीछे पड़ा रहता था, मैं पैसे को ज़्यादा मायने देता था, फ़ोन करती भी थी तो मैं नहीं फ़ोन उठाता था। वो उसके कारण वो मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए मुझसे वो परेशान होकर वो मुझको छोड़ के चली गई। तो सुनील कहता है कि आखिर सर आप मेरे घर पे क्यों आए हैं, मुझको शादी करनी है, तुम्हारे नज़र में कोई लड़की हो तो बताओ। तो सुनील कहता है कि सर आपकी उम्र तो 40 साल हो गई है, आपसे कौन लड़की शादी करेगी। तो संध्या बोलती है कि मेरी एक बहन है जो तलाकशुदा है, जिसका उम्र 35 साल है, वो भी मेरे घर पे है, क्या आप उससे शादी करना पसंद करेंगे। तो पारस कहता है कि मुझको कोई भी लड़की पसंद है, गोरी हो काली हो कैसी भी हो, मुझको शादी कर लेना है। उसके बाद संध्या अपने गांव में अपने माँ के पास फ़ोन लगाती है और ये सारी बात बताती है। तो उसके माँ और उसकी बहन दोनों राजी हो जाते हैं। उसके बाद संध्या और सुनील दोनों देखते हैं कि आखिर पारस कोई गलत काम तो नहीं करता, कोई हैं। तो कुछ दिनों तक देखते हैं तो उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आता। तो वो लोग पारस को कहते हैं कि मेरी बहन तुमसे शादी करेगी। तो पारस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और पारस के पास ओरिजिनल इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी था और राधा का पासपोर्ट बनवाया जाता है। कुछ दिनों के बाद पासपोर्ट भी चला आता है और राधा भी दुबई चली जाती है। वो जो सुनील और संध्या का जो फ्लैट था वो डबल बेडरूम का फ्लैट था। तो उसमें एक रूम में सुनील और संध्या रहने लगते हैं और दूसरे बेडरूम में पारस और राधा अपने पति पत्नी के जैसे रिश्ते के जैसे वो दोनों लोग रहने लगते हैं और वो सारे लोग फैमिली की तरह एक साथ रहने लगते हैं। पूरी 1 साल बाद वो लोग गांव जाते हैं, एक मंदिर में पूरे तरीके से शादी करते हैं और उसके बाद वो लोग फिर दुबई चले आते हैं और वो सारे लोग एक साथ अपने पूरे फैमिली के जैसे रहने लगते हैं। पारस वाकई में बहुत ही अच्छा आदमी था। दोस्तों 10 साल वो लोग एक साथ रहते हैं। 10 साल के अंदर ही उन लोगों को बहुत सारे देशों के पारस ने शेयर करवाई और 10 साल के अंदर पारस के भी 2 बच्चे हुए और सुनील के भी 2 बच्चे हुए। दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2023 में जब पारस की उम्र 50 साल हो गई तब अचानक दिल की बीमारी से उसको एक हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक में उसकी जान चली जाती। तो सारा परिवार एकदम दुखी हो जाता है और सारे घर में मातम का माहौल छा जाता है और वो लोग का रो का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो वो लोग का थोड़ा सा भी मन नहीं कर रहा था कि दुबई में रहने का। तो सुनील करता है कि उन सारे लोग को गांव में लेके चला आता है और गांव में ही उन लोग को कहता है कि जो पारस की बीवी थी वो अपने मायके जाती है और मायके में कुछ दिन रहती है। तो उसको भी वहाँ पे कुछ मन नहीं लग रहा था। वहाँ पारस को पहले से मालूम था कि उसको दिल की बीमारी है, उसको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसीलिए पारस रेड्डी ने अपना सारा प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम कर रखा था। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी बीवी सारा कुछ ले लेगी। तो उसकी बीवी उसके मायके जाती है और वहाँ पे कुछ दिन तक रहती है, लेकिन उसका भी वहाँ पे कुछ मन नहीं लगा। तो वहाँ पे जितना भी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी था उसको बेचकर फिर से वो अपने मम्मी के घर आ जाती है। लेकिन उन सारे लोगों के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन आज भी उन लोगों को पारस रेड्डी का याद बहुत सताती है। तो आप बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपको अच्छी लगी कहानी तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल मैं ये कहानी ये स्टोरी बाय यूडे के चैनल से लिया हूँ, पूरा श्रेय उनको ही जाता है। चलिए जय हिंद।